नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप खासा सर पे। दोस्तों, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी DMER यानी स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होने वाला है, 15 दिन 15 क्लासेस आपका हरियाणा जी की कंप्लीट रहेगी। तो आज की बेहतरीन क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी एक क्वेश्चन करते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, आंसर के चारों ऑप्शन भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन आप ये देखो, एक क्वेश्चन से कितने आंसर निकाल रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। तो और भी कोशिश करूंगा भाई आपके लिए मैराथन क्लास भी लेके आऊं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। 17 अप्रैल को जो एग्जाम है DMER स्टाफ नर्स का, उसके रिगार्डिंग ये क्लास रहेगी। तो आज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। तो आप जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड, यानी यमुनानगर के अंदर क्या है, भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये कहां रहेगा, यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर में रहेगा। इसकी स्थापना कब रहेगी, मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा भी दिया है। 1969, 1929, 1938, 1972। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 के अंदर हुई थी। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड कहां रहेगा, तो यमुनानगर के अंदर रहेगा। और कब स्थापना की गई थी, 1938 में की गई थी। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यमुनानगर की बात करें ना, तो यमुनानगर का प्राचीन नाम आ जाए ना यमुनानगर का, तो अब्दुल्लापुर। और पेपर सिटी किसे कहते हैं, यमुनानगर को कहते हैं पेपर सिटी, यानी कागज नगरी किसे कहते हैं, यमुनानगर को कहते हैं। हरियाणा में आ जाए ना गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन, तो वो कहां रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। किसका, गन्ने का, यानी गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है, अधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये होता है यमुनानगर में, यमुनानगर में। अगर गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन आ जाए ना, वो सिरसा के अंदर रहेगा। यानी गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहां रहेगा, यमुनानगर के अंदर। प्राचीन नाम आ जाए तो अब्दुल्लापुर पेपर सिटी रहेगा। ठीक है, यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है, जुड़वा शहर। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था ट्राई सिटी बताया था। ट्राई सिटी में कौन कौन से बताए थे, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। आज अगर जुड़वा शहर, तो किस किस को कहा जाता है, यमुनानगर और जगाधरी को। आरक्षित सीट आ जाए ना यमुनानगर में, आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, यानी विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी साडोरा रहेगी। और यमुनानगर ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा ना 3 राज्यों के साथ लगती है। 3 राज्य कौन से रहेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कौन सा रहेगा, उत्तर प्रदेश। यानी 3 राज्यों के साथ हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा लगती है, तो यमुनानगर रहेगा। ऐसे हरियाणा के अंदर 2 जिले भी हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती, वो कौन से रहेंगे, चरखी दादरी और रोहतक। और यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से रहेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन आ जाती है यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर। आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, साडोरा। यमुनानगर भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1938 के अंदर। प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर और पेपर सिटी किसे कहा जाता है, यमुनानगर को कहा जाता है। और यमुनानगर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, सरस्वती शुगर मिल, बहुत बार पूछा गया, सरस्वती शुगर मिल कहां रहेगी, यमुनानगर के अंदर रहेगी। थोड़ा साफ कर देता हूं ऊपर से, सरस्वती शुगर मिल। देखो एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन निकाल रहे हैं, यमुनानगर का जिक्र आया तो वहीं से हम लग गए। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल, ये कहां रहेगी, ये यमुनानगर के अंदर रहेगी। कब बनाई गई थी सर जी, ये तो 1933 में स्थापित की गई थी। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी, सरस्वती शुगर मिल। और क्या रहेगी, रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, ये कहां रहेगा, ये रहेगा जगाधरी के अंदर।
सर जी कब बनाया गया था ये? तो 1952 के अंदर बनाया गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है जो डेट है ना सर। शुगर मिल कब बनाई गई थी? 1933 के अंदर स्थापित की गई थी। रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। ये कब स्थापित किया गया था? 1952 के अंदर स्थापित किया गया था। और क्या रहेगा? बल्लालपुर पेपर मिल, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। बल्लालपुर पेपर मिल ये कब स्थापित किया गया था? यमुनानगर के अंदर ये स्थापित किया गया था 1929 को भी। 1929 को कलरक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कलरक का 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बल्लारपुर पेपर मिल का रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। कब स्थापित किया गया था? 1929 के अंदर। और क्या? टिम्बर मार्केट कहाँ रहेगी? ये भी यमुनानगर में रहेगी। यमुनानगर में रहेगी। यमुनानगर से और क्वेश्चन क्या बनते हैं? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क बहुत बार पूछा गया है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क में पूछा गया है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क या प्राकृतिक पार्क, ये कहाँ रहेगा? यमुनानगर का एक गांव है चूहड़ या चूहपुर कहा जाता है। तो कहाँ रहेगा? चूहड़पुर यमुनानगर के अंदर ये पार्क रहेगा। बहुत बार पूछा गया। कलेश राष्ट्रीय उद्यान मैंने पिछली क्लास में कराया, वो कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। और यमुनानगर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? यमुनानगर किले की बात करते हैं। यमुनानगर में कौन कौन से किले रहे? छछरौली का किला भी ऊपर थोड़ा साफ करता हूँ। छछरौली का किला, छछरौली का किला कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर। साडोरा का किला और बुढ़िया का किला, ये कहाँ रहेंगे? ये यमुनानगर के अंदर रहेंगे। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। साडोरा का किला, बुढ़िया का किला, छछरौली का किला, ये कहाँ रहेंगे? यमुनानगर के अंदर रहेंगे। चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर ही रहेगा, चूहपुर गांव में। तो ये यमुनानगर से क्वेश्चन थे। मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन से कितने हम आंसर और क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं ना, उनका एक ना एक दिन उसकी किस्मत के अंदर गवर्नमेंट जॉब, उनके अच्छे दिन जरूर आते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचता भाई 4 दिन 2 महीने एग्जाम की तैयारी कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। लंबे समय तक आपको देखो, मान के चलो आपने +2 किया, उसके बाद में जीएम किया, बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, तो यानी आपने 15 से 20 साल पढ़ाई के अंदर लगाए, तो आपको कंटिन्यू तैयारी भी करनी चाहिए एग्जाम की। जैसे एचएससी का एग्जाम हुआ 15 जुलाई को, उसके बाद में बच्चों ने लगभग तैयारी छोड़ दी। लेकिन उस समय जिस बच्चे ने जो गलती की थी वह सीख के लगातार मेहनत करता रहा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, 15 दिन के अंदर आपको 15 क्लासेस मिलेगी। और इसी तरीके से एक्सप्लेन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। करंट अफेयर में आपको अगले जो लास्ट के 2 या 3 दिन हो गए तो मैं बता दूं कौन सी करंट अफेयर आपको पढ़नी है, वहां से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यानी इसी तरीके से क्वेश्चन चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य में कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये तो लड़कियां बता भी सकती है कौन सा। तो ऑप्शन देखो आप, तीज नृत्य, डमरू नृत्य, धमाल नृत्य, मंजीरा नृत्य। तो कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तीज नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। कौन सा नृत्य? तीज नृत्य। तीज नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अभी जो स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था लूर नृत्य, लेकिन उसमें लूरी लिख दिया था। यानी लूर नृत्य के बारे में पूछा गया था, जिसमें लड़कियां एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। लूर का अर्थ होता है लड़की। तो तीज नृत्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस महीने में किया जाता है महिलाओं द्वारा? तो सावन के महीनों में, सावन के महीने में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। सावन के महीने में लड़की के ससुराल में कोथली भेजी जाती है भाई। लड़की के ससुराल में क्या भेजी जाती है? कोथली। घेवर वगैरह खाई होगी सभी ने, तो लड़की के ससुराल में क्या भेजी जाती है? सावन के महीने में कोथली भेजी जाती है। तीज नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और क्या रहेगा? वर्षा के आगमन में, सावन में जब वर्षा होती है ना, वर्षा के आगमन के लिए यह नृत्य किया जाता है।
आगमन के लिए यह नृत्य किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वर्षा के आगमन के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तेज नृत्य रहेगा। जो कोथली यानी लड़की की ससुराल कोथली किस महीने में भेजी जाती है? तो सावन के महीने में भेजी जाती है। और सावन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है। ठीक है। और आपसे पूछ लीजिए पीढ़िया नृत्य, तो पीढ़िया नृत्य कब किया जाता है? पुत्र रत्न की प्राप्ति में। पीढ़िया नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति में। पीढ़िया नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति पे। कौन सा पुत्र रत्न की प्राप्ति पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पीढ़िया नृत्य किया जाता है। बाखली वगैरह आपने खाई होगी सभी बच्चों ने, बाखली जो गेहूं उबाल कर उसमें गुड़ मिलाकर जो खिलाए जाते थे वो बाखली होती है। वो कौन से नृत्य पे? तो पीढ़िया नृत्य पे पुत्र रत्न की प्राप्ति पे किया जाता है। और आपसे छड़ी नृत्य पूछ लिया जाता है, छठी और छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य गुग्गा नवमी पे, गुग्गा नवमी पे कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। अगर छठी नृत्य आ जाए ना, छठी नृत्य, तो बच्चे के जन्म के छठे दिन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, छठे दिन जो नृत्य किया जाता है वो छठी नृत्य रहेगा। छठी नृत्य रहेगा। इसमें कहा जाता है कि बच्चे के सिर की तरफ कलम और दो हाथ रख दी जाती है और कहते थे बे माता आके इसके कर्म यानी इसका भाग्य लिखेगी। तो छड़ी नृत्य कब किया जाता है? बच्चे के छठे दिन पे। पीढ़िया नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति पे और छड़ी नृत्य गुग्गा नवमी पे किया जाता है। और दो नृत्य बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, खेड़ा नृत्य और खोड़िया नृत्य। तो खेड़ा नृत्य कौन सा रहेगा? दुख का प्रतीक। खेड़ा नृत्य खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक, दुख का प्रतीक। और खोड़िया नृत्य खुशियों का प्रतीक भी। खोड़िया नृत्य यानी विवाह के अवसर पे, विवाह के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य। खेड़ा नृत्य जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है ना, जब वो भजन गाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? खेड़ा नृत्य कहा जाता है। तो खेड़ा नृत्य कब होता है? घर में जब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है यानी दुख का प्रतीक, तो कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे, जब लड़की की बारात घर से चली जाती है यानी लड़की के घर पे चली जाती है, तो पीछे से महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य, खोड़िया नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को देसी भाषा में टूंटा टूंटी, टूंटा टूंटी नृत्य भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एक महिला दूल्हे का रोल निभाती है, एक महिला दुल्हन का रोल निभाती है। तो ये नृत्य जब बारात चली जाती है तब किया जाता है। अब ये नृत्य लुप्त हो गया क्योंकि अब महिला भी बारात में जाने लगी है। तो खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर, खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक रहेगा। और कौन कौन से नृत्य पूछे जा सकते हैं? मेवाड़ के दो नृत्य बहुत बार पूछे गए हैं, मंजीरा और रतवई नृत्य किस कहा के रहेंगे? मेवाड़ के रहेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। मंजीरा और कौन सा? रतवई। मेवाड़ के दो नृत्य बहुत बार पूछे गए हैं, मंजीरा और रतवई। ये नृत्य कहाँ किए जाते हैं? हरियाणा के अंदर। तो मेवात में किए जाते हैं। मेवात जिले के अंदर कौन से नृत्य किए जाते हैं? मंजीरा और रतवई नृत्य किए जाते हैं। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ सही बन रही है नहीं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सही बन रही है वीडियो। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में? यानी सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस जिले के अंदर? बच्चों को पता है, लगभग बता देंगे। सबसे बड़ा पशुधन, सबसे बड़ा पशुधन सरकारी फार्म कहां रहेगा? ये रहेगा भाई, ऑप्शन देखो इसमें, करनाल, हिसार, पानीपत, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहां रहेगा? तो ये हिसार के अंदर रहेगा, हिसार में रहेगा। हिसार की बात करें तो हिसार में और क्या क्या रहेंगे? हिसार के अंदर, हिसार को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1354 में बसाया था सर जी, 1354 के अंदर। और फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद और अरनीखेड़ा, अरनीखेड़ा जो सिरसा के अंदर रहेगा, ये शहर किसने बसाए थे?
फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद कब बसाया था? 1351 के अंदर। बहुत सी बुकें आपको 1352 में बता देगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर बसाए थे? तो हिसार और फतेहाबाद दोनों थे, जिसमें फतेहाबाद सही माना था। तो यानी फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर बसाए? हिसार और फतेहाबाद। हिसार की बात करें तो हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। स्टील सिटी किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। प्राचीन नाम कहते हैं हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। किसका नाम रहेगा? हिसार का रहेगा। हिसार में और क्या प्रसिद्ध चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है? लगभग गुजरी महल। गुजरी महल कहां रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद ये कहां रहेगी? हिसार के अंदर। मिठा पीर की दरगाह, मिठा पीर की दरगाह कहां रहेगी? हिसार के अंदर रहेगी। और आज आपसे मीठा पीर की दरगाह भी हिसार के। 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा ये भी कहां रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी गुजरी महल, लाट की मस्जिद, मीठा पीर की दरगाह, 40 हाफिज का मकबरा ये कहां रहेंगे? हिसार के अंदर रहेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। असव प्रजनन के अंदर, असव प्रजनन के अंदर ये भी कहां रहेगा? हिसार में रहेगा। कब मनाया गया था सखी? कब स्थापित किया? 1986 के अंदर। भैंस प्रजनन के अंदर, भैंस प्रजनन के अंदर ये भी कहां रहेगा? हिसार के अंदर। ये 1985 के अंदर स्थापित किया गया था। सुअर प्रजनन के अंदर आ जाए, सुअर प्रजनन के अंदर ये भी कहां रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। सुअर प्रजनन के अंदर भी कहां रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। ठीक है, और हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म मैंने आपको बताया। हाँ, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, थोड़ा साफ कर देता हूं नीचे से। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट वो भी कहां रहेगी? हिसार के अंदर रहेगी। एशिया की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां रहेगी? हिसार के अंदर रहेगी। देखो इनकी कहानी है बहुत अच्छी है, अब टाइम नहीं है मैं आपको बता दूं। जैसे गुजरी मेले की एक कहानी थी, वो मैं अभी टाइम नहीं है, अगर मैं वो कहानी बतानी स्टार्ट कर दूं तो आपके 5 से 7 मिनट खराब हो जाएंगे। लेकिन हमें अभी वो टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी 15 ही दिन है। 15 दिन के अंदर हरियाणा जी के कवर करनी है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एशिया की सबसे बड़ी जो ऑटो मार्केट वो कहा रही है हिसार के अंदर। और हिसार से क्या पूछा जाता है? केंद्रीय भैंस अनुदान बता दिया मैंने। सुअर प्रजनन के अंदर गो अभयारण्य इंपॉर्टेंट है। गो अभयारण्य कहां रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। और हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि, हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि कौन थे? उदयभानु हंस, उदयभानु हंस। इनका संबंध भी कहां से है? तो हिसार से रहेगा। इनका संबंध भी कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो आपको हिसार के बारे में बताया, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं अभी। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? यानी जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप बताओ जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोशिश करोगे तो बता भी सकते हो, अगर कोशिश नहीं करोगे तो भी नहीं बताया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से है? चौधरी देवीलाल चौधरी, बंशीलाल चौधरी, छोटूराम, बाबू दयाल शर्मा। यानी 1924 के अंदर जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये शायद एक क्वेश्चन इसी तरीके से एक स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया था, सर छोटूराम से पूछा गया था। तो जमींदारा लीग की स्थापना 1924 के अंदर किसने की थी, ये पूछा गया। 1924 के अंदर जमींदारा लीग की स्थापना, जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटूराम ने, चौधरी छोटूराम ने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। अब छोटूराम से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो भाखड़ा बांध नहीं बना पा रही थी सरकार, इस व्यक्ति ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो भाखड़ा बांध का प्रोजेक्ट तैयार करवा दिया था। तो यानी
चौधरी छोटूराम का जन्म कहाँ हुआ? मैं एक बार दोबारा करवाता हूँ सारा सारा छोटूराम के बारे में बता दूं। चौधरी छोटूराम का जन्म कब होता है? तो 24 नवंबर 1881 को अंदर। कहाँ होता सर जी? तो गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर इसका जन्म होता है। और गढ़ी सांपला को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो छोटूराम नगर इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम था रिछपाल। बहुत बार पूछा गया है। और उन्होंने क्या किया था? 1910 के अंदर वकालत की पढ़ाई कहां से की थी? तो आगरा कॉलेज से क्या की थी? वकालत की पढ़ाई की थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1916 के अंदर जाट गजट इनकी एक पत्रिका आई थी। 1916 के अंदर जाट गजट। एक बार किसी ने पूछ लिया जाट गजट मासिक थी या साप्ताहिक थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका थी। और एक बार ये पूछ लिया था किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है। यानी 1910 में इन्होंने वकालत की। 1916 में इन्होंने क्या किया? जाट गजट पत्रिका निकाल दी। और 1923 के अंदर इन्होंने क्या किया? पार्टी बनाई थी। 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। और किसके सहयोग से? एक मुस्लिम नेता थे फजली हुसैन की सहायता से इन्होंने कौन पार्टी बनाई थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1924 के अंदर जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटूराम ने। यानी 1924 के अंदर इन्होंने क्या किया? जमींदार लीग की स्थापना की थी। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटूराम ने। कब? 1924 के अंदर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और मैं आज छोटूराम के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। फिर 1927 में कौन सी उपाधि मिलती है? राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज कब देते हैं? 1927 के अंदर। 1937 के अंदर इन्हें उपाधि दी जाती है सर की उपाधि, यानी सर छोटूराम, राय बहादुर छोटूराम, चौधरी छोटूराम, यानी ये उपाधियां इन्हें मिली थी। तो 1937 में सर की उपाधि, 1927 में 10 साल पहले राय बहादुर की, फिर 3 साल पहले जमींदार लीग की स्थापना की, फिर इससे 1 साल पहले यूनियनिस्ट पार्टी फजली हुसैन के साथ में, फिर 1916 के अंदर जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका रहेगी उर्दू भाषा के अंदर, और 1910 के अंदर उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की। कहां से? आगरा से। ठीक है। और इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? 1938 के अंदर इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने। जमींदारों का मसीहा किसे कहा जाता है? चौधरी छोटूराम को। अगर किसानों का मसीहा है तो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। ठीक है। और दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय वो कहा रहेगा? दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय ये कहा रहेगा? मुफ्त सोनीपत में रहेगा भाई। सर जी कब बनाया गया था? तो 1987 के अंदर ये विश्वविद्यालय बनाया गया था। हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज या कहें तो वो कौन सा रहेगा? दीनबंधु छोटूराम कॉलेज रहेगा। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत के अंदर ही रहेगा। ठीक है। और भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटूराम को। भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर छोटूराम से, आपको पक्के करके जाने हैं। हो सकता है आपके स्टाफ नर्स के एग्जाम में यहाँ से जो मैंने बोर्ड पे लिखा यहाँ से आपको 1 नंबर यानी एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाए। देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। सर आपने सही कहा था, आपको 100% जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। सरफदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? सिरसा, सोनीपत, सफीदो, सोनना। यानी सरफ नगर के बारे में पूछा गया, ये किसका प्राचीन नाम रहेगा? सरफदमन। स्क्रीन पे लगा दिया क्वेश्चन, कोशिश करो आंसर देने की। सरफदमन किस शहर का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन देख लो इसमें, सिरसा, सोनीपत, सफीदो और सोना। ये किसका प्राचीन नाम रहेगा? सफीदो का।
होगा। सर्प यानी सर्प सांपों का दमन, सर्प दमन यानी सांपों का दमन। क्या घटना यहाँ पे एक राजा होते थे परीक्षित। इस राजा को एक बार एक सांप ने काट लिया था, सांप ने काट दिया था और राजा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में राजा का एक बेटा था जन्मेजय। इसने क्या किया, एक बहुत ऋषि मुनि यानी सपेरे होते हैं उनको बुलाया और एक यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में कहा जाता है सांप आके गिरने लगे, सांप आके इस यज्ञ में गिरने लगे। तो इस जगह का क्या नाम रख दिया गया, सर्प दमन। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, सफेदो कहा जाता है। और ये किस जिले के अंदर रहेगा, जींद जिले के अंदर रहेगा। और जींद को क्या कहा जाता है, अरट ऑफ हरियाणा, अरट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। दूध नगरी किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन इसमें कौन कौन से थे, जैसे सिरसा था तो सिरसा को क्या कहा जाता है, सरस्वती नगर, संतों की नगरी किसे कहा जाता है, सिरसा को। सोनीपत से सोनप्रत प्राचीन नाम रहेगा गोल्डन सिटी, साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है, तो ये सोनीपत को कहा जाता है। सोना, सोना कहा रहेगा गुरुग्राम में, सोना, सोना झील भी है तो ये कहा रहेगा गुरुग्राम के अंदर। आपने गर्म पानी का चश्मा सुना होगा, गर्म पानी का चश्मा जो गंध के कारण ये पानी है गर्म रहता है, वो कहा रहेगा सोना में रहेगा। कहा जाता है यहाँ पे चर्म रोग ठीक हो जाता है यहाँ पे स्नान करने से। यानी ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सही काव्य कृतियां किसकी है, लिख देता हूँ मैं। और मैंने क्वेश्चन बोर्ड भी लगा दिया, आप कोशिश करो आंसर देने की। एक बार थोड़ा वीडियो भी और चेक कर लेते, थोड़ा तो पानी पी लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, भगत भारती, भगत भारती सत्याग्रह, और कौन सा है, प्रहलाद और मीरा मतवाली। ये किसकी काव्य कृतियां, किसकी रचना है, इसमें ऑप्शन देखो, खुशीराम, श्री राम शर्मा, तुलसी दास शर्मा, दीनदयाल शर्मा। बताओ भी ये किसकी रचना रहेगी, तो ये रहेगी तुलसीदास शर्मा की रचना रहेगी, तुलसीदास शर्मा की, तुलसीदास शर्मा की कौन सी कृतियां रहेगी, भगत भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तुलसीदास शर्मा की कौन सी कृतियां हैं, इनमें से आपको एक दे दी जाएगी और उसमें तीन अलग दे दी जाएगी, तो कौन सी के साथ जाना है, जो दे जाए, प्रहलाद, मीरा, मतवाली, सत्याग्रही या भगत भारती। ठीक है, तुलसीदास शर्मा की रहेगी। और ऑप्शन इसमें कौन से है, जैसे खुशीराम शर्मा, खुशीराम, खुशीराम की कौन सी रचना है, युद्ध चरित, युद्ध चरित किसकी है, खुशीराम की रहेगी। ठीक है, श्री राम शर्मा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे भी गए, श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा की हरियाणा का इतिहास भी, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा नवरत्न, ये किसकी काव्य कृतियां रहेगी, श्री राम शर्मा की रहेगी। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न किसकी कृतियां, श्री राम शर्मा की। खुशीराम क्या जाती है, युद्ध चरित, तुलसीदास शर्मा की कौन सी, प्रहलाद, मीरा, मतवाली, भगत भारती और सत्याग्रही, ये इसकी रचना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी कौन सा है, कमेंट करके आप ही बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रचलित नृत्य बता दिया मैंने, जमींदार अली सबसे बड़ा सतकुंभा तीर्थ के बारे में पूछा हुई, सतकुंभा तीर्थ ये आया था स्टाफ नर्स के एग्जाम में, जो पीजीआई का जो रोहतक का एग्जाम हुआ था ना पिछले साल नवंबर में हुआ था, वो 22 नवंबर को, उसमें पूछा गया था सतकुंभा तीर्थ कहाँ रहेगा, सतकुंभा तीर्थ, सतकुंभा तीर्थ ये रहेगा खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत के अंदर रहेगा, सोनीपत में सतकुंभा तीर्थ। आपसे पूछा जा सकता है, और भी तीर्थ के बारे में पूछा जाता है, सतकुंभा तीर्थ, सोनीपत, खेड़ी गुज्जर। कपाल मोचन तीर्थ आपसे पूछा जा सकता है, कपाल मोचन तीर्थ,
कपाल मोचन तीर्थ। ये कहा रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा भाई, यमुना नगर में रहेगा। इन्हें सतकुंभा तीर्थ खेड़ी गुजर गांव सोनीपत के अंदर, कपाल मोचन तीर्थ यमुनानगर के अंदर। और कौन से पूछा जाता है? सती का तालाब, सती का तालाब। ये कहा रहेगा? ओडल पलवल में रहेगा। कल मैंने बताया था पलवल के बारे में, पंचवटी तीर्थ भी पलवल के अंदर है, पंचवटी तीर्थ ये भी कहा रहेगा? पलवल के अंदर रहेगा। दाऊद जी का मंदिर बताया था, दाऊद जी के बलराम को समर्पित, वो भी कहा रहेगा? पलवल के, बंसारी गांव पलवल के अंदर बताया था मैंने। नवग्रह कुंड आ जाए ना, नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड ये कहा रहेगा? कैथल के अंदर। और नवग्रह कुंड के कारण कैथल को क्या लगता है? हरियाणा का छोटा काशी, छोटा काशी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। अगर आ जाए मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा का छोटा काशी कौन सा रहेगा? तो वो भिवानी रहेगा। लेकिन नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। पंचवटी तीर्थ पलवल में, ठीक है। पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ ये कहा रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। पुष्कर तीर्थ जींद के अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जो बच्चे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो 15 क्लास रहने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बीच में मैंने इसमें डाला है या नहीं वो भी नहीं पता। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म करनाल में हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनका जन्म कहां हुआ था? करनाल के अंदर हुआ था, हरियाणा के अंदर। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली, लियाकत अली, इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। हरियाणा के करनाल में किनका जन्म हुआ था? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हुआ था, ठीक है। और अगर भारत रत्न की बात आ जाए ना, भारत रत्न, दो ऐसे विदेशी है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये तो पाकिस्तान से थे, गफ्फार खान, गफ्फार खान, और एक नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के। इन्हें क्या दिया गया था? दो विदेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। लियाकत अली का संबंध कहां से है? करनाल से रहेगा। इनका जन्म करनाल में हुआ। पाकिस्तान के क्या रहेंगे? प्रथम प्रधानमंत्री रहेंगे। और हरियाणा में बात करें, हरियाणा में भारत रत्न एकमात्र महिला कौन सी रहेगी हरियाणा की जिन्हें भारत? अरुणा आसिफ अली, इन्हें भारत रत्न मिला, अरुणा आसिफ अली। इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इनका संबंध कहां से रहेगा? तो इनका संबंध कालका पंचकुला से, कालका पंचकुला से इनका संबंध रहेगा जिन्हें भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, स्क्रीन पे लगा भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 में खालिस्तान में भाग लेने का कारण गिरफ्तार किया गया था। यानी चौधरी देवीलाल, इनको 1942 में गिरफ्तार किया गया था। किसके कारण गिरफ्तार किया गया था? किस आंदोलन में भाग लेने के कारण? आप देख सकते हैं 1942 के अंदर कौन सा आंदोलन आया हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। किसे गिरफ्तार किया गया था? तो चौधरी देवीलाल को। इनका जन्म होता है सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में, तेजाखेड़ा गांव में, सिरसा में इनका जन्म होता है। बचपन में ही पढ़ाई छोड़ने के कारण ओनली 10वीं पास थे और ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में भी डाला गया। 14 साल की उम्र में ये एक बार जेल में चले गए थे। तो तेजाखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था, सिरसा में। इन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं? ताऊ कहते हैं, ताऊ। किंग मेकर भी कहा जाता है किसको? चौधरी देवीलाल को। और राजनीति के भीष्म पितामह आ जाए ना तो वो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। राजनीति के चाणक्य आ जाए ना तो वो चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो वो कहा रहेगा? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय तो सिरसा के अंदर। कब बनाया गया था? तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 5-4-3 यानी 5 अप्रैल 2003 को ये बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम ये कहां रहेंगे? ये रहेंगे 2 जगह, पंचकुला और गुरुग्राम में।
पंचकुला और गुरुग्राम में 2 जगह रहेंगे भी चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम। अगर आपसे पूछा जाए चौधरी देवीलाल जो प्राकृतिक पार्क में पहले क्वेश्चन में करवाया था चौपुर यमुनानगर के अंदर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शायद मैं इस मोबाइल में वो क्वेश्चन वाली वीडियो डालना भूल गया, शायद लगता तो ऐसी है। हाँ, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बाबर ने किस युद्ध की जीतने के बाद बनाई? पानीपत के अंदर एक काबुली बाग मस्जिद है। बहुत बार क्वेश्चन फीमेल एसआई का एग्जाम हुआ था ना 2018 के अंदर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद तो बाबर ने बनवाई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध की जीतने के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था भाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, यह युद्ध कौन जीतता है? ये युद्ध बाबर जीत जाता है। बाबर जीत जाता है। और बाबर युद्ध जीतने के बाद पानीपत में क्या करता है? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करता है। ठीक है, बाबर की तरफ से 2 तोपची थे, अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा, यानी इन दोनों के कारण यह युद्ध जीत जाता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर की तरफ से एक सैनिक मारा गया था, यानी बाबर की तरफ से एक योद्धा था वो मारा गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था संदार। एग्जाम में पूछा गया था बाबर की तरफ से कौन सा योद्धा मारा गया था? तो संदार मारा गया था। हमारा ये दुर्भाग्य कह सकते हैं भाई, हमारे जो राजा महाराजा थे सनातन धर्म के, या जो भारत के जो प्राचीन राजा थे, उनके बारे में ऐसा नहीं पढ़ते या ना पढ़ाया जाता। लेकिन बाबर जो एक आक्रमणकारी था, लुटेरा था, उसके बारे में उनकी कितने जाति थे, उनके कितने मान के चलो चंगेज खान से इनके संबंध थे, तैमूर से इनका संबंध पढ़ो भाई, इनके डेट ऑफ बर्थ याद रखो, इसने भारत पे आक्रमण किया वो याद रखो, इसने इनकी संतान हुई, कितनी संतान हुई, किस किस की संतान कितने लंबे रखो भाई। मुगल काल आएगा, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रहेगी, उनको पढ़ते रहो। लेकिन कोई भी ऐसा कोई भी बुक्स नहीं है जो भारत के जो प्राचीन राजा थे उनके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद क्या किया था? काबुली बाग का निर्माण किया था। कहां? पानीपत के अंदर। और इब्राहिम लोधी गुलाम वंश का एकमात्र राजा जो क्या किया, उसने युद्ध स्थल पे मारा गया था। युद्ध स्थल पे मारा गया था। ये भी अपने आप में एक कपटी और घमंडी राजा था, यानी इनकी जो जनता थी इन्होंने इब्राहिम लोधी का साथ नहीं दिया और इब्राहिम लोधी ये युद्ध हार जाता है। दूसरा युद्ध पानीपत का कब होता है? दूसरा युद्ध होता है बाबर से 2 और भी 1527 के अंदर बाबर का विरोध किया था भाई हरियाणा के अंदर, 1527 और 1530 को। 1527 में कहा हुआ था मेवात में, और 1530 में कहा हुआ था तो कैथल में। और 1527 में किसने किया था? तो ये किया था हसन खां मेवाती ने इसका विरोध किया था, युद्ध किया था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, और हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज वो का रहेगा मेवात के अंदर रहेगा। और 1530 में मोहन सिंह मंडार ने, मोहन सिंह मंडार इसका विरोध करता है। और 1527 में हसन खां मेवाती वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का रहेगा मेवात के अंदर रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बाबर के विरुद्ध 1530 में कैथल में किसने विरोध किया था? मोहन सिंह मंडार ने। 1527 में किसने विरोध किया था? हसन खां मेवाती ने विरोध किया था। ठीक है, और पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? तो दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच में? राजा हेमचंद्र और अकबर के बीच में। 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एमू और अकबर के बीच में। एमू रेवाड़ी का नमक व्यापारी था भी, और ये जब इसको पता चल जाता है हुमायूं मारा गया तो ये दिल्ली पे आक्रमण करता है और दिल्ली का राजा बन जाता है। कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये अपने आप को दिल्ली का राजा
कौन बचाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसे प्यार से लोग हेमू कहते थे। रेवाड़ी का एक शासक था और इसने अपने जीवन के अंदर कहते हुए 22 लड़ाइयां लड़ी थी, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। लेकिन यह युद्ध कौन आ जाता है? हेमू आ जाता है, अकबर जीत जाता है। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। और जो हेमू था इसकी सेना के अंदर एक गद्दार था शाह कुली। इसने क्या किया? सब जो सारा प्लान था वो किसको बता दिया था? बैरम खां को बता दिया था। और इसके कारण क्या होता है? हेमू फिर कहते हैं एक आंख में तीर लगने के कारण हेमू हाथी से गिर जाता है। और शाह कुली क्या करता है? सेना को ये कह देता है हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, राजा मारा गया। सेना में भगदड़ मच जाती है। तो ये युद्ध कौन जीत जाता है? जीता हुआ युद्ध हार जाता है हेमू, लेकिन अकबर युद्ध जीत जाता है। तो यानी शाह कुली की अगर दरगाह आ जाए तो मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। और अकबर बाद में इसको क्या करता है? नारनौल की जो आसपास की जमीन थी वो दान में किसे दे देता है? तो शाह कुली को दे देता है। ठीक है, अगला जो पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 17 जनवरी 1761 को किस किस के बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें मराठों की हार होती है और जीत कौन जाता है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव ने। सदाशिव राव ने नेतृत्व किया। और सदाशिव राव ने ही थानेसर का जो प्राचीन मंदिर था उसका पुनर्निर्माण किया था। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों जरूर बता देना। और मैं भगवान से दुआ करूंगी आने वाला आप जो आपको एग्जाम है 17 अप्रैल को, उसमें आपको सक्सेस मिले, आपको सफलता है वो आपको मिले और आपके पास एक अच्छी जॉब हो। ठीक है, और जिस मेहनत से आपने 15 से 20 साल पढ़ाई की है वो मेहनत अब 17 तारीख को उसका रिजल्ट यानी वो जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपकी जो 15 से 20 साल की मेहनत थी। तो भगवान से दुआ यही करूंगा भी आपका आने वाला एग्जाम अच्छा हो और अच्छे से तैयारी करते रहो, फिट रहो, फाइन रहो और लगातार पढ़ते रहो। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जल्द मिलूंगा और कमेंट करके जरूर बता देना भी आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय